understand these things. Okay, जो राफ टाइलर मॉडल्स का मॉडल था वो कहते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का तयन कर लें, उसके बाद उसके लिए कंटेंट डेवलप कर लें. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद एग्जांपल्स. दोबारा से मैं बिस्मिल्लाह कर लूं. राफ टाइलर मॉडल जो 1940 में प्रेजेंट किया गया था, अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज एट फर्स्ट सेट द ऑब्जेक्टिव्स. इस पे बात हो चुकी है, रीडिंग हो कि हो, राइटिंग हो कि हो, स्पीकिंग हो, व्हाटएवर, या किसी भी और सब्जेक्ट की. फिर उसके लिए कंटेंट डेवलप कर लें सेकंड स्टेज पे. कंटेंट डेवलपमेंट के बाद द थर्ड स्टेज दैट इज ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस. ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस से मुराद ये है कि जो कंटेंट पढ़ाना है तो उसके लिए फिर टीचर्स को ट्रेन भी कर ले. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. या टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं, या टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है, you have to think about them also. So the third stage is thinking about the teaching methodologies. या ये content जो है पढ़ाना किस तरह से है, curriculum should contain that thing also. The fourth number है that is evaluation. के जो अब clear है सर? Curriculum of the development of a curriculum. Evaluation के मुतालिक बता दूं कि जो objectives आपने set किए थे according to राफ टाइलर साहब, कहते हैं इवेल्युएशन में जो एग्जामिनेशन सिस्टम इसमें असल में मुराद है इस इवेल्युएशन से कि ये भी देखना है आखिर में कि आया वो ऑब्जेक्टिव्स गेन हो रहे हैं कि नहीं. तो आपका जो पेपर बनेगा, आपका जो असेसमेंट वगैरह होगी, तो वो इन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट होगी. सो इट इज राफ टाइलर मॉडल जो उन्होंने 1940 में प्रेजेंट किया था. देयर आर जस्ट 4 स्टेजेस इन इट्स डेवलपमेंट. नाउ इफ यू लुक एट इट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, then teaching then the content, then the methodology, and then the evaluation or examination. यहाँ पर evaluation से examination मतलब लीजिएगा. बाद में evaluation, assessment, examination के बीच में difference क्या है वो मुनासिब मौके पर इस पे तफसीली बात होगी. हिल्डा टॉपर मॉडल का जो मॉडल है, she presented it in 1962 and it's bit more detailed. वहां पे बहुत से लिंक्स जो थे राफ टाइलर साहब के मॉडल में मिसिंग थे. सो इट्स अ डिटेल्ड वन. व्हाट डज शी से? हिल्डा टॉपर मॉडल के मुताबिक कि सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन. निसार साहब अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो प्लीज रिकॉर्ड इट. So Hilda Taba model में she says that there are 7 steps involved. टाइलर साहब के मॉडल में 4 steps थे, यहाँ पर 7 steps है. Once again repeating, जिस तरह के मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, कहीं पर कोई एडिशन होती है, कहीं पर कोई चीज किसी चीज की कमी होती है. So these are the different models. और ताबा के मॉडल में है 7 different steps. What does she say? She says that at first we have to diagnose the needs, या जिसको नीड असेसमेंट भी कहते हैं. नीड असेसमेंट में असल में है नीड असेसमेंट. रिमेंबर वन थिंग, इट इज कि आपके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो अभी अब जिस स्टेज पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, सो डिजायर्ड स्टेटस या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट अभी का जो स्टेटस है, इसको मालूम करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड नीड असेसमेंट. यानी अगर आप किसी स्टेज पर आज हैं और मेरे जहन में कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हों कि मैंने आपको एक जगह तक पहुंचाना है, तो बीच में मैं जो है गैप आइडेंटिफाई कर लूं कि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है और जहां पर आप अभी खड़े हैं, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसको कहते हैं नीड असेसमेंट. सो अकॉर्डिंग टू हिल्डा ताबा, सबसे पहले तो हमने नीड असेसमेंट करनी है कि मुआशरे की नीड्स क्या है, बच्चों की नीड्स क्या है, मुल्क की नीड्स क्या है. यानी जिस भी पर्सपेक्टिव से आप करिकुलम को डेवलप करेंगे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो रिलीजियस नीड्स क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव से देखेंगे सोशल नीड्स क्या है, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें एकेडमिक नीड्स क्या है, वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले हमने नीड्स को आइडेंटिफाई करना है हिल्डा ताबा साहब के मुताबिक. सेकंड नंबर पर है दैट इज फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. कि नीड तो आपने आइडेंटिफाई कर दी है कि बच्चों में फला चीज की जरूरत है कि हम इनको पढ़ाएं, लेकिन अब we may not be able to cover all those things. मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री,
तो केमिस्ट्री अगर देखें तो उसके अंदर मजीद बड़ी ब्रांचेस हैं, बड़ी डिटेल चीजें हैं, आइडियाज हैं, कंसेप्ट्स हैं, थीरीज हैं. सो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फिर हर एक साल के लिए, हर एक एकेडमिक ईयर के लिए फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं कि ग्रेड 1 में बच्चा क्या अटेंड करेगा, ग्रेड 2 में क्या अटेंड करेगा, ग्रेड 3 में क्या अटेंड करेगा. दैट इज फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ये वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टाइलर साहब ने भी जिनको मेंशन किया था, लेकिन उन्होंने जो स्टेप नंबर 1 है उसको मिस किया था और डायरेक्टली वो आ गए थे ऑब्जेक्टिव्स पर. थर्ड नंबर इज, अच्छा यहाँ पर बता दूं कि इफ यू लुक एट टाइलर मॉडल, सो वहां पर है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट. लेकिन हिल्डा थाबा साहबा जो है वो इनको मजीद दो हिस्सों में तकसीम करती हैं कि नो, स्टेज नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट एंड स्टेज नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट. सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट से मुराद ये है कि कौन कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा. इसकी इंटरप्रिटेशन वही है जो हम टाइलर साहब के मॉडल में देख चुके हैं. ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट से मुराद ये है कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन को देखना है. प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन है, नोन टू अननोन, इजी टू डिफिकल्ट एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. कि जो कंटेंट भी आप ऐड करेंगे, जो भी कंटेंट आप सिलेक्ट करेंगे, यानी ग्रामर के लिए हो, वोकेबलरी के लिए हो, या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक वगैरह हो, या फिजिक्स का कोई टॉपिक हो, तो आपने टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लिया अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स. लेकिन अब इन टॉपिक्स को एक तरतीब भी देनी है, एक लॉजिकल ऑर्डर भी देना है. तो सबसे पहले आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल. दैट स्टेज इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट. जब आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, then comes the next stage, that is selecting learning experiences. Learning experiences से इन तमाम मॉडल से मैं मुराद ये होगी कि जो डिफरेंट कंटेंट्स वगैरह हैं, तो इनको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी. So selecting learning experiences means कि अब ये कंटेंट पढ़ाने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं. मिसाल के तौर पर अगर राइटिंग है तो राइटिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी, अगर रीडिंग है तो कौन सी स्ट्रेटजीज, मेथड्स, टेक्निक्स वगैरह पर डिटेल में बात करेंगे. सिंपल एक दो, अगर KWL स्ट्रेटजी है, सो दैट इट मींस कि उनको जो आता है, व्हाट दे नो, व्हाट दे वांट टू नो एंड व्हाट दे हैव लर्नड एट द एंड. एक KWL वो भी है, एक मिनट पेपर है कि आप उनको कुछ वक्त के बाद 1 मिनट दे दें कि उन्होंने जो सीखा तो वो आपको in writing आपको दे दे. That is another strategy. Think, pair, share is another strategy. So these, at this stage, you have to devise different strategies, teaching learning strategies also. Organizing learning experiences से मुराद ये है कि ये जो teaching strategies है, इनको फिर करना किस तरह से है. यानी नाम तो आपने सीख लिए कि KWL, नाम तो आपने सीख लिए Think, pair, share, नाम तो आपने सीख लिए ग्रुप वर्क, और नाम तो आपने सीख लिए मिनट पेपर. लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें करनी किस तरह से है, दैट इज स्टेज नंबर 6. यानी यहाँ पर टीचर्स को टीचिंग मेथोडोलॉजीज दी जाती हैं, टीचर्स को पढ़ाया जाता है, टीचर्स को सिखाया जाता है कि आपने ये कंटेंट, ये कंसेप्ट पढ़ानी किस तरह से है, समझानी किस तरह से है. एंड जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाता है, देन कम्स द लास्ट स्टेज, दैट इज द इवैल्यूएशन स्टेज. कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपके थे, बल्कि इससे पहले जो नीड असेसमेंट आपने की थी, जो गैप आपने आइडेंटिफाई किया था, उस गैप को मैं कितना कवर कर चुका हूं, तो उसके लिए टेस्ट वगैरह भी कर लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट वगैरह भी दिए जा सकते हैं, इंटरव्यूज वगैरह भी किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह. सो इट्स अ डिटेल्ड मॉडल. अकॉर्डिंग, वंस अगेन मैं अगर रिपीट कर लूं, रिवाइज कर लूं इस मॉडल को, तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन, और हर एक स्टेप को जो है वो मद्देनजर रखा गया है कि जब कोई भी करिकुलम डॉक्यूमेंट डेवलप हो तो वो कहते हैं कि सबसे पहले नीड असेसमेंट कर लें. नीड असेसमेंट के बेस पर अपने लिए टारगेट्स रख लें. टारगेट्स के हिसाब से कंटेंट की सिलेक्शन कर लें, क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाने के साथ उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस भी दे दे कि वो कंटेंट किस किस तरतीब से पढ़ाई जाएगी. किस किस तरतीब से पढ़ाने के साथ साथ जो है द नेक्स्ट स्टेजेस कि उनके लिए कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी, उन टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, और आखिर में जो है ये देखना कि जो आपने नीड असेसमेंट की थी, जहाँ पे गैप्स आइडेंटिफाई हुए थे, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपने अपने लिए रखे थे, तो वो पूरे भी हो गए कि नहीं हो गए. सो इट्स अ कंप्लीट एंड डिटेल्ड वन. हिल्डा
Taba Saba वाली जो है. Next one, that is, sorry, अच्छा इसी को अगर आप देख लें, एक मैंने जिस तरह की पहले एक मिसाल से जरिए से वाज़ेह के टीचर और स्टूडेंट्स और जो कंटेंट वाला था, सो इसी मिसाल इसी मॉडल को देखें, ये वही स्टेप्स है जो इससे पहले हम पिक्टोरियल फॉर्म में देख चुके हैं इससे पहले स्लाइड में. अगर नीड आइडेंटिफाई हुआ कि ग्रामर पढ़ानी है मिसाल के तौर पर, यानी ये एक पूरा का पूरा करिकुलम हम डेवलप कर रहे हैं मिसाल के तौर पर किसी एक पोर्शन के लिए. सो नीड आइडेंटिफिकेशन हो गई, हमने जो नीड असेसमेंट की कि बच्चे ग्रामर में कमजोर हैं. ऑब्जेक्टिव हमने उनके लिए रखा कि इम्प्रूव ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने टारगेट रखा गया. अब इसके लिए जो कंटेंट की सिलेक्शन की गई, सो दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच इनको पढ़ाएंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब वगैरह, टेंसेस पढ़ाए जाएंगे. हमने ये कंटेंट उनके लिए आइडेंटिफाई कर दिया. ऑर्गेनाइज किस तरह से कर लिया कि नाउन पहले पढ़ाएंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ाएंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ाएंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरतीब से जाएंगे. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट. सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इसके लिए क्या होंगे कि हम कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे जहां पे बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, या असाइनमेंट मेथड सब का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को होम टास्क देंगे या ग्रुप वर्क देंगे या इंडिविजुअल टास्क वगैरह देंगे. ये करेंगे किस तरह से, उनके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज डिजाइन की गई. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज है कि हमने फिर इनके लिए लेसन प्लान बना लिया, यानी वट एवर, अगर कोऑपरेटिव लर्निंग थी तो उसको किस तरह से करना है, अगर असाइनमेंट मेथड है तो उसके लिए किस तरह से, इसको किस तरह से करना है. तो टीचर्स की हमने ट्रेनिंग रख दी, टीचर को ट्रेन कर दिया कि यूटिलाइज किस तरह से करना है. और इवेल्युएशन है, जो टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो उसके जरिए ये देखना कि आया डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स गेन हो गए कि नहीं. ये मैंने सिर्फ एक एलिमेंट या एक कंपोनेंट या एक जुज या एक टॉपिक लिया सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए. सो हल्द तैयबा साहब के मॉडल को अगर फॉलो करना है तो फिर आपने करिकुलम के अंदर ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से लिखनी है. इट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द हिल्डा टॉपर मॉडल. केर साहब का जो मॉडल है that was presented in 1968. 1968 में उन्होंने एक मॉडल पेश किया और it says, you can see over here, कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का तयन करें, फिर कंटेंट डेवलप करें, फिर इवैल्यूएशन एंड देन स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस. अब थोड़ा इसको देखते हैं और क्लैरिटी के लिए डिस्कशन करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टारगेट्स रखे जाते हैं. सबसे पहले तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स में तमाम के तमाम जो मॉडल्स हैं वहां पे देखें तो ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे है. सो दैट्स व्हाई दीज आर डिफरेंट मॉडल्स. यहाँ पर फिर से जिस तरह के जो फर्स्ट वाला टाइलर साहब का जो मॉडल था कि ऑब्जेक्टिव से शुरू किया गया कि सबसे पहले आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स रखें. I think it's clear, so not going into details about this. Knowledge यहाँ से मुराद है कि कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स का तयन करके उसके हिसाब से आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ कंटेंट्स रखने हैं. उसके बाद जो थर्ड नंबर है दैट इज एवेल्युएशन, कि ये फिर जो नॉलेज या जो कंटेंट उनको पढ़ाया जाएगा तो इनके लिए एवेल्युएशन का प्रोसीजर भी डिफाइन कर ले. डिफाइन करने के बाद फिर टीचर्स को मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज वगैरह समझा दे. ना ओवर हियर यू कैन सी कि जो पहले दो मॉडल्स थे तो वहां पर इवेल्युएशन को बिल्कुल आखिर में रखा गया था, जबकि इस किर वाले मॉडल में इवेल्युएशन के बाद फिर स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस या टीचिंग मेथोडोलॉजीज और स्ट्रेटजीज वगैरह का जिक्र किया गया है. रिमेंबर वन थिंग, When ये जो अगर जब हम कल ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें, कल नहीं परसों सॉरी, वहां पर जो रिवाइज मॉडल है तो वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल मॉडल है तो इवेल्युएशन आखिर में है. जो रिवाइज मॉडल है तो वो कहते हैं कि इवेल्युएशन शुडंट बी एट द एंड, क्योंकि अगर आपने इवेल्युएट कर लिया कि इस बच्चे के अंदर ये कमजोरी है, ये कोताही है और वहीं पर बात खत्म हो गई, तो फिर इंप्रूवमेंट कहां से आएगी. इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि इवेल्युएशन के बाद आप उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज वगैरह
بھی ڈیوائز کر لے کہ اب جو کوتاہیاں ہیں, جو کمزوریاں وغیرہ ہے, ان کو اوورکم کس طرح سے کرنا ہے. اسی پرسپیکٹو سے جو بلوم ٹیکسانومی والا ہے, اسی پرسپیکٹو سے یہاں پہ دیکھیں. سو آبجیکٹیوز کا تعین کرنے کے بعد کنٹینٹ ڈیولپ ہوگا, کنٹینٹ کے ڈیولپمنٹ کے بعد ایویلویشن کے لیے یا ٹیسٹنگ کے لیے پروسیجر ڈیولپ ہوگا, اور جو ریزلٹس بھی آپ کے پاس آئیں گے تو اکارڈنگلی یو ہیو ٹو ڈیوائز دا ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز. بچوں کے جو ریزلٹس آپ کے پاس آئیں گے تو اکارڈنگلی یو ہیو ٹو چینج یور ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز. اٹس دا کیئر ماڈل. کیئر ماڈل میں ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے وہ ایویلویشن کے بعد آتی ہے, اور لاجک اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے اٹ شوڈ بی not be static but dynamic. It should be changing according to the outcomes or according to the results. So it's care model جو کہ 4 different steps پہ ہیں یا 4 different stages میں ہیں. اچھا, یہاں پر جو ہے آپ کو یہ مختلف ایروز بھی نظر آئیں گی. It means that all of them are supporting each others also. All of them are supporting each others also. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی کہیں جا سکتے ہیں, بالکل اوپن بھی رکھا گیا ہے. یعنی ایک تو انہوں نے اپنی طرف سے پریزنٹ کر لیا اور بعد میں یہ بتا دیا کہ یو کین اسٹارٹ ود آبجیکٹیوز, دین کم ٹو دس ون, یو کین اسٹارٹ ود دس ون, گو ٹو دیٹ ون, یو کین ایون گو فرام ہیئر ٹو دیئر, یو کین گو فرام ہیئر ٹو دیئر, اینڈ یو کین گو فرام ہیئر ٹو دیئر. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ ان اسٹیپس کو جو ہے شفل بھی کر سکتے ہیں. ان ایرو سے مراد یہ ہے, دوبارہ بتا دوں, ان ایرو سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سٹیپس کو جو ہے کہیں پر بھی کہیں لے جا سکتے ہیں. ان کے ذہن میں تو یہ ماڈل تھا, انہوں نے تو 1 2 3 4 بتا دیے, لیکن اکارڈنگ ٹو ہم ہی سیز دیٹ دے کین بی شفلڈ. آبجیکٹیوز کے بعد یہ بھی آ سکتا ہے, یہ ادھر آ سکتا ہے, یہ ادھر آ سکتا ہے. سو دے کین بی شفلڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس, لیکن ہوں گے یہی 4 سٹیجز. جو لاسٹ ون جس کو ہم ڈسکس کریں گے, ویلر صاحب جو 1978 میں انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. اور ریمبر ون تھنگ, یہ ویلر اینڈ سائیکل. سو اگر آپ بھول جاتے ہیں کہ ویلر صاحب نے کون سی تھیوری پیش کی تھی, تو سائیکلک تھیوری جو ہے, سائیکلک ماڈل جو ہے پریزنٹ کیا تھا. ویل اور سائیکل آلموسٹ ملتے جلتے الفاظ ہیں, سو ویلر اور سائیکل کو یاد رکھیے گا. According to Wheeler, he says that, according to him, he says that it can be started from anywhere. یعنی جب آپ کریکولم ڈاکومنٹ کو ڈیولپ کریں گے تو you can start it from anywhere. Let's start with aims, goals and objectives. اچھا, اس پہ تفصیلی بات ہوگی. اور یہ اسٹیج پہ بتا دو, آبجیکٹیو اسپیسیفک ہوتے ہیں, یہ نسبتاً جنرل ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی زیادہ ایمز جو ہے جنرل ہوتے ہیں. مناسب موقع پر تفصیل ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں گا. سو سب سے پہلے ایمز, گولز, آبجیکٹیوز کا تعین کر لیں whenever you are going to develop a curriculum. اسٹیج نمبر 2 جو ہے, that is selection of learning experiences. And I have already told you کہ learning experiences سے مراد ہوگا teaching learning strategies, کہ یہ پڑھانی کس طرح سے ہے. So teaching learning strategies, he says, and then the third one is selection of content. یہ وہی content ہے کہ کون کو سا مواد پڑھایا جائے گا. Then organizing and integration of learning experiences and content. If you remember principles of gradation کا میں نے کہا تھا, تو ان content کو پھر organize بھی کرنا ہے کہ یہ content پڑھایا کس طرح سے جائے گا, اور ایک logical sequence بھی دینی ہے اس stage پر. And the last stage is evaluation. So over here, you can see 5 جو ہے different steps or different stages ہے. لیکن it starts with something else. It starts with learning experiences, strategies سے. So you can easily see over here that it is much more student oriented rather than the teacher or content oriented. Content بھی ہم نے develop کر لیے, and then these things this will go in a cycle. You can start it. Subscribe my channel for more training sessions, lectures, workshops and tutorials.